भारतेंदु युग आया, भारतेंदु युग की कविता जो थी वो लिखी जाने लगी और यहाँ से गद्य भी लिखा जाने लगा। इससे पहले गद्य नहीं लिखा जाता। गद्य का मतलब होता है कि उपन्यास, कहानी, नाटक, ऐसे नहीं। यहाँ से ये शुरुआत हुई। फिर द्विवेदी युग आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी आए और उन्होंने क्या किया कि अच्छे अच्छे कवियों को लिया और उनको कहा कि आप कविताएं लिखिए अच्छी अच्छी। और सरस्वती पत्रिका में वो कविताएं छापते थे। अब इनको एक कविता भेजी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक कविता भेजी कि ये कविता आप छाप दें। कौन सी कविता थी? जूही की कली कविता भेजी। अब ये तो आदर्शवादी कविताएं थी, उसमें कौन लिख रहे थे? तो मैथिली शरण गुप्त लिख रहे थे, जैसे राम की कविताएं लिख रहे थे, पंचवटी लिख रहे थे, यशोधरा लिख रहे थे, ऐसी आदर्शवादी कविताएं लिख रहे थे। यहाँ पर आया निराला ने भेजी जूही की कली, विजन अवध वल्लरी पर सोती थी सुहाग हो गई। प्रेमनी कविता ना था, अभी कविता थोड़ी ऐसी कविताएं नहीं छापी। किंतु 1918 के आसपास युग बदला और आया छायावाद। छायावाद के चार आदर्श स्तंभ है। सुमित्रा नंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेव वर्मा और जयशंकर। बाद में सेम थ्री में कोर वालों ने इनको पढ़ा है, इलेक्ट्रिक वालों ने इनको पढ़ा है। ठीक, दोनों में प्रकृति की बात थी, दोनों में प्रेम की बात थी, दोनों में अकेलेपन की बात थी। ले चलो मुझे बुलावा देकर मेरे नाम धीरे धीरे, जयशंकर प्रसाद के। महादेव वर्मा कहती थी मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतीक्षण प्रियतम का पद आलोकित कर। समय अब बचा, अब ये सेम थ्री खत्म हो गए। आ गए आप कहां पर? सेम फोर। अब तो क्या थे? थ्री में सेम फोर में आ गए। छायावाद से बाद दूर तर, छायावाद के बाद की कविता। अब नए नए वाद उत्पन्न हुए। छायावादी कवि इन लोगों ने प्रेम की बातें की, परमात्मा की बात की, प्रकृति की बात की, अपनी व्यक्तिगत बातें की। और जब ये व्यक्तिगतता अपराधी जब बढ़ गया तब कुछ नया चाहिए। एक ही प्रकार का व्यक्ति जब बार बार आपको पढ़ा रहा है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपना देखिए, एक मेरा लेक्चर खत्म होगा, कोई दूसरा आएगा, उसके बाद कोई तीसरा आएगा, तो आपको मजा आता है। और मैं हर रोज आपको रोज पढ़ाता जाऊँ, मजा नहीं। तो इसके कारण छायावाद कविता का उद्भव हुआ, जिसमें आई सबसे पहले प्रगतिवादी कविता, दूसरे आई प्रयोगवादी कविता, तीसरे आई नई कविता। हमें जो पढ़नी है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो है, और भी है, समकालीन है, फिर साठोत्तरी भी कहते हैं, हालावादी कहते हैं। इन सब प्रकारों की कविताएं आई। प्रगतिवादी कविता क्या कहती है? शोषण और शोषित की बात करती है कि सबको समान हक मिलना चाहिए, सबको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, सब आर्थिक रूप से सब एक समान होनी चाहिए। प्रयोगवादी कवियों ने क्या किया कि यहाँ पर जो नए प्रयोग नहीं हो रहे थे, नए उपमान नहीं आ रहे थे, या सब पुराना हो चुका था, यहाँ पर नया आया। क्या नया आया?
भाषा नहीं आई, उपमान नहीं आए, विषय वस्तु नहीं आई। अभी तक तो विषय वस्तु इनकी तो प्रकृति और प्रेम की थी, इनकी विषय वस्तु केवल आदर्श की बातें थी, राम की थी, कृष्ण की थी या और कुछ सिद्धांतों की थी। किंतु यहाँ पर विषय वस्तु भी बदल गई, अलग अलग विषय वस्तु। टेबल पर कविता आई, कुर्सी पर कविता आई, ट्रेन पर कविता आई, जीवन पर कविता आई, प्रयोग हुए नई कविता आई। जो लोगों ने आजादी के पहले सपने संजोए थे, उनको लगता था कि आजादी के अंग्रेज है, अंग्रेज चले जाएंगे तब हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमारे नेता आएंगे तो हम बहुत खुश होंगे। नई कविता आई, समकालीन कविता, साठोत्तरी 1960 के बाद की कविता और हालावादी कविता है। तो हालावादी कविता के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जो कोर में आप पढ़ रहे हो। अब इनसे शुरू करते हैं। तो हालावादी कविता किसे कहा जाता है कि जो हाला यानी कि शराब की बात है, किंतु यहाँ पर शराब जो है वो क्या है? जीवन जीने की जिजीविषा का नाम है। शराब जिस प्रकार से बनती है, उबल की बनती है और उबल की बन के नशा आपको देती है, उसी प्रकार जीवन भी मुश्किलों से उबल कर आपको एक नशा प्रदान करता है, आपको जीवन जीने का जज्बा पैदा करता है। ये हालावादी कविता हरिवंश राय बच्चन की। इसीलिए अपनी पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद भी वो कहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, छूट गया सो छूट गया, मर के आनंद को देखो, बीते दिन कहाँ गए। सूत की माला गांधी जी के प्रति समर्पित बात है। खादी के फूल, ऐसा व्यक्ति विश्व में कभी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करते, ऐसा चला दे, आघात लगा होगा उसकी बात। यहां पर भी व्यक्तिगत बात हुई, किंतु फिर व्यक्तिगतता से ऊपर उठ गए और सीधे गांधी जी पर, महात्मा गांधी जी पर आ गए, खादी के फूल कविता पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हालावादी कविता के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रगतिवादी कविता, यहाँ पर राष्ट्रवादी कविता भी आई बीच में, राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र को आधार बनाकर कविता लिखी। क्योंकि आजादी के पहले जो था थे, पहले तो अंग्रेजों के सामने लड़ता था, अब तो अपने ही सामने थे और कई बार बाहरी लोग सामने आ जाते थे। तो चीन का युद्ध हुआ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ, चाइना और भारत के युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तब दिनकर जी लिखते हैं हिमालय कविता, संस्कृत। हाँ, ये सब मैंने कहा, जैसे बरडा पहाड़ है, तो बरडा जो पहाड़ है, पर्वत है, वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। कितने सालों से अड़िखम खड़ा है, हिमालय को कहते हैं। तो कितने सालों से अड़िखम खड़ा है, तुझे कोई हरा नहीं पाया। और तू जाग, तू जाग, तब तक तप करेगा। सब कुछ लूट के ले गए सब लोग, इसलिए हिमालय के माध्यम से लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं। नारी कविता, नारी में क्या क्या शक्ति है, नारी क्या कर सकती है। नारी, आज की नारी पहले की नारी नहीं है। आज वो विरोध कर सकती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, नारी कविता के माध्यम से बात की। तीसरी कविता होगी परशुराम की प्रतीक्षा। युद्ध के लिए हमें युधिष्ठिर नहीं चाहिए, युधिष्ठिर शांति के प्रतीक, परशुराम युद्ध के प्रतीक। परशुराम चाहिए, ऐसे नेता चाहिए परशुराम की तरह, जो आदेश दे सके, चलो लड़ो, ऐसे लोग चाहिए। परशुराम की प्रतीक्षा कविता, कवि को परशुराम की प्रतीक्षा है, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की कोई प्रतीक्षा नहीं, हमें परशुराम चाहिए। परशुराम के 3 कविता दिनकर जी, नागार्जुन की कविता है रेत का बयान। आजादी के बाद लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, लोग भूखे मर रहे थे। ऐसे में एक शिक्षक जो है वो मरकर यमराज के यहाँ पर जाता है और यमराज उससे सवाल करते हैं कि कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार काला जार से, कैसे
खड़ 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 खड़, उसका ढांचा जो है कांपता कांप देता है। ये भूख जैसा कुछ भारत में है ही, अपने राष्ट्र को समर्पित बात करते हैं, किंतु पत्नी, बच्चे, माँ सब कुछ आपकी शरण में आ चुके हैं, तनख्वाह थी वो भी नहीं मिली, तो ये बात प्रेत का बयान करना तत्कालीन भारत की परिस्थिति को बयान करती है। दूसरी कविता कौन सी थी? अकाल और उसके बाद, दो प्रकार की कविता, अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया चुपकी रही उदास, कई दिनों तक कांधी कुतिया सोई उनके पास। पहला निश्चित, अकाल के पहले क्या स्थिति थी? जीवन में भी अकाल होता, वास्तविक अकाल होता, अकाल की स्थितियां होती है, अकाल पड़ता है पता चलेगा। मानव की भवाई अकाल की स्थिति है, उसमें माँ अपने बेटे को तब को खा जाती है, ऐसी स्थितियां। भूख क्या स्थिति करती है? भूख भवानी भया बनी है, अगणित पद दुख करवा ली है। भवानी स्वरूप से भूख मारी माता, ऐसी भूख जब लगती है तो क्या स्थिति होती है? अकाल की स्थिति होती। किंतु दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, धुआं उठा घर के कई दिनों के बाद, धुआं घर के ऊपर से धुआं उठता है कई दिनों, आनंद की लहर उठती है, धुआं आनंद की लहर है कि खाना बन रहा है, और धुआं उठता है तो कुत्ते, बिराड़े, बिल्लियां, चींटियां सब कुछ आनंद के खाना बन रहा है, उनको सुगंध आ जाती है। अकाल और उसके बाद दो कविता। कालिदास सच सच बतलाना कैसे, कालिदास को सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतला, कोई कवि अपनी रचना करता है तो उसमें खुद उतर जाता है, तब जाके वो रचना करता है, किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कि हमने कैंप किया, कैंप में मैं खुद उतर चुका, पूरा उतर चुका, तब जाके वो सक्सेस होता है। आधा अधूरा रहा तो नहीं होता, पूरा उतरना पड़ता है। आप पूरे उतर गए तभी तो आप कल कह रहे थे कि हम वहां पर फिर से जाके आए। अरे बाप, ये कितने उतरे होंगे भीतर, तब जाके ये स्थिति होती है कि वहां पर जाना पड़ता है उसको। बाकी किसी को टाइम है दूसरी बार जाने, एक बार जाने के बाद दूसरी जगह जाने का टाइम किसी के पास नहीं है, फिर भी वो गए। इसका मतलब भीतर तक उतर चुके थे, पूरा आनंद लिया। कालिदास सच सच बता, तूने जितने भी कविताएं लिखी, जितने भी महाकाव्य खंड काव्य लिखे, महाकाव्य जो लिखे, उसमें जो जो हुए थे, जिन जिन लोगों ने दुख सहा था, उसमें तुमने भी सहा था ना। मैं कोई कविता लिख रहा हूं, इसका दुख मुझे देखा नहीं जाता, किसी का दुख मुझे देखा नहीं जाता, मैं उसके बारे में कविता लिख रहा हूं तो मुझे वो बनना पड़ता है। मैं वो रो रहा है, उससे ज्यादा मुझे रोना पड़ता है, तब जाके शब्द निकलते हैं। कालिदास सच सच कविता करने के लिए कवि को कभी उसकी वेदना के भीतर उतरना पड़ता है। ये जो कवि है ना, उसकी वेदना क्या होती है, कविता कैसे बनती है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग तुम्हारी पावरफुल थी है, आंखों में आंसू आ गए। कितने लोग भजन गा रहे थे, कुछ वो माँ का भजन चल रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे? क्योंकि हम भीतर तक उसका आनंद ले रहे थे, तब जाके आए। कुछ घटनाएं घटित हो जाती, सहन किया है, वो याद दिलाता है, रोना आ जाता है। कालिदास सच सच बतला। कौन पूछ रहे हैं? नागार्जुन पूछ रहे हैं। कालिदास तो सत्यता तू रोया था, अज रोया था या तू रोया था? क्योंकि अज किसने बनाया? अज कालिदास ने। अज का पात्र किसने क्रिएट किया? कालिदास ने। तो ये कविता ये नागार्जुन की, ठीक है। तीन कविता भेड़िया के चरणों में। राष्ट्रवाद सबसे ऊपर होता है, और भेड़िया के चरणों में तत्कालीन जो शासक थे इंदिरा गांधी, उसके ऊपर लिखी गई
भेड़िए का प्रतीक बनाया गया। इमरजेंसी लागू हो गई 1975 में। इमरजेंसी लागू होने के बाद लोगों को किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, किसी कवि को, लेखक को, पत्रकार को बोलने का अधिकार नहीं था कि कोई बोल सके। सरकार के विरुद्ध आप कोई एक शब्द भी बोल नहीं सकते थे। ऐसे में सब दुम हिलाकर आ जाते। कुत्ते जो होते हैं तो आप रोटी लेके खड़े होंगे, सब दुम हिला के आ जाते हैं आसपास। क्यों? क्योंकि आप उनको रोटी दे रहे हैं। जहां कुछ मिलता है लोग दौड़ते हैं, तो वहां पर भी ऐसी स्थिति है। तब वो कवि कहते हैं कि मादा भेड़िया है और सब हार और फूल हार लेके सब तैयार है। क्यों? क्योंकि सब चमचे, तो बोलने वाला नहीं। तब नागार्जुन तो कहते हैं कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बात को, आओ दिल्ली की सड़कों पर। तो भेड़िया के चरणों में कविता तत्कालीन राजनीति, एक राजनेता जो होता है उसके दो स्वरूप होते हैं। एक आदर्श राजा भी होता है और एक राजा क्रूर भी होता है। हिटलर तो क्रूर शासक कहा जाता है, जैसे चंबल में भर भर के मार दिया सब, क्रूर शासक। वो भी राजा क्रूर। तो ये सीखिए भेड़िया के चरणों में। ऐसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके बांग्लादेश अलग कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया। एक अच्छा स्वरूप भी था उनका। दूसरा स्वरूप ये भी था, जब उनको लगा कि सत्ता जा रही है तो ये भी कर दिया। तो ये भेड़िया, मादा भेड़िया आ रहा है, उसकी बात वो कर रहे हैं। मादा भेड़िया या मादा, नर नहीं, और मादा तो कौन है? वही। तो ये कविता फिर नई कविता आती है धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल जो है वो कहते हैं कि आज़ादी के पहले जो स्थिति थी, सब लोग आशाएं करके बैठे थे कि अच्छा होगा, कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहाँ तो था चिरागा हर घर के लिए, यहाँ चिराग मैस से नहीं शहर के लिए। कितु के घर घर लाइट आई है शहरों में नहीं किया। कहाँ चिराग आते थे? दुष्यंत कुमार की गुजर थे। कहाँ तो चिराग आते था हर घर के लिए, यहाँ चिराग मैस से नहीं शहर के लिए। अब स्थिति बोले बस एक उनकी कविता है रोटी व संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, और एक तीसरा आदमी जो है रोटी बेलता है, रोटी सेकता है और सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। क्यों मौन क्यों है? क्योंकि वो ही है, संसद में बैठने वाले लोग ही है। अपनी बात आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरों की बात आती है सब लड़ने लगते हैं। इसीलिए व्यंग करते हैं वो कविता में, राजनीति पर व्यंग है। नई कविता राजनीति पर व्यंग करती है, तत्कालीन जो राजनीतिक स्थिति है उस पर व्यंग करती है कि आप 5 साल तक किसी को वोट देके भेजते हैं आपके काम करने के लिए और वो खुद अपने काम करते हैं। तो रोटी बेलने वाला, रोटी सेकने वाला, मजदूरी करने वाले को कुछ हाथ नहीं लगता और सिर्फ रोटी से खेलते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। तो ये कविता ये है। एक और कविता है मोचीराम। मोचीराम समाज के निचले तबके का व्यक्ति है, अपना काम करता है, अपना गुजारा करता है, अपना काम करते करते। हिंदू कहता है कि बाबूजी मेरी नजर में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। अरे मुकेश अंबानी का जूता भले ही हो या मेरा जूता हो या आपका जूता हो या आपका जूता हो, उसके लिए तो जूता जूता ही है। करोड़ों का हो या 500 का हो या 100 का हो, उसको जो काम करना है वो करेगा उससे। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो करवाते हैं किंतु उसे पैसे नहीं देते, नामा देते वक्त साफ लग जाते हैं। कितना काम, इससे ठोको, इससे मारो, दिया ठोको, दिशा मारो, ऐसा चमकाओ। भाषा देखिएगा उसकी, जहां से भाषा बदल जाती है, कविता की भाषा जो है वो बदल जाती है, कविता गद्यमय हो जाती है, भाषा बदल जाती है। किंतु वो कहता है फिर भी कहीं कील कहीं रह जाती है और किसी को चुभती है तो मेरे हृदय में वो चुभती है। भले ही वो
मुझसे पैसा बिना लिए बिना चला गया हो, तो जब उसके पैरों में कील चुभती है ना, कि तो आप जब ऐसे काम करोगे तो कील जरूर चुभेगी, और जब कील चुभती है तो फिर भी मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई पुराने जूते लेकर जाता है तो वो कहता है कि नए जूते ले लो, नए जूते कोई ले लेगा तो उसका धंधा तो कम होगा, ये भी वो कहता है। मोचीराम कविता समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति की कविता है।